वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, जिस तरह पहले हिस्टोरिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होता रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह आज भी एक हिस्ट्री लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा क्या टॉपिक या आज की हमारी क्या हिस्ट्री है। तो आज की हमारी हिस्ट्री है अफ़्रीका के सहरा में या अफ़्रीका के रेगिस्तानों में टूबर की गर्ज से जाने वाला और तबाह होने वाला जहाज़, जिसमें मौजूद तमाम मुसाफिरों को ज़िंदा बचा लिया गया। आइए दोस्तों, आज यही हिस्ट्री हम आप दोस्तों तक लेकर आए हैं। इसके साथ ही चैनल ग्लोबल नरेटिव में एक बार फिर से खुशामदीद। तो दोस्तों, आइए आप लोगों का टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो का स्टार्ट लेता हूँ। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। क्योंकि दोस्तों, ये ऐसी वीडियोज़ हैं जो बहुत रिसर्च के बाद बनाई जाती हैं और ये हिस्ट्री के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव भी होती हैं, इसलिए इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, आइए अपनी वीडियो का स्टार्ट लेता हूँ। वैसे तो आपने जहाज़ की एमरजेंसी लैंडिंग या जहाज़ के क्रैश होने के बहुत से वाक़यात सुने होंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका के इन रेगिस्तानों में एमरजेंसी लैंडिंग में क्रैश होने वाले इस त्यारे की हिस्ट्री ही अलग है। ये बड़े सहरा, जो कलहारी डेजर्ट के नाम से जाने जाते हैं, जो एक बहुत ही बड़े रकबे को घेरे हुए हैं, जिसका रकबा 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और दुनिया के बड़े डेजर्ट में अगर इनकी गिनती देखी जाए तो ये छठे नंबर पर आते हैं। इसमें मौजूद जानवरों या चुपाओं की बात करें तो 320 किस्म के मुख्तलिफ जानवर मौजूद हैं, जिनमें शेर, चीता, जंगली कुत्ते, अफ्रीकन हाथी और इसी तरह के और भी ख़तरनाक जानवर मौजूद हैं। वैसे तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ये समझ लें कि यहाँ आने वाला इंसान आग से होकर गुजरता है, लेकिन फिर भी सयाह दूर दूर से इस जगह का दौरा करने आते हैं। इस तरह इन रेगिस्तानों से जुड़ी और भी बहुत कहानियाँ हैं, लेकिन हम चलते हैं अपनी हिस्ट्री की जानिब कि यहाँ आने वाले 5 लोग किस तरह त्यारा तबाह होने के बावजूद भी ज़िंदा बचा लिए गए। तो दोस्तों, ये हिस्ट्री है कोरियर कंपनी के डायरेक्टर की, जिनका नाम कॉल डुप्लेसी है। उन्होंने अपने प्राइवेट प्लेन में ये सफ़र शुरू किया। इस सफ़र का मकसद जो था उस डेजर्ट का विज़िट, लेकिन उसके साथ साथ ये एक बिज़नेस टूर था। वो इस सफ़र को अपने स्टार्टिंग पॉइंट यानी उन डेजर्ट से लेकर 600 किलोमीटर दूर एक मौन नामी गांव तक करना चाहते थे, जिसमें डेजर्ट की वाइल्ड का मुकम्मल नज़ारा और उसके बाद ये एक बिज़नेस तय करना था। ये प्लेन जिसमें ये सफ़र शुरू किया गया, इसका मॉडल डबल इंजन सेस्ना 414 था, जिसमें पायलट समेत 5 लोग मौजूद थे, जिसमें माइक निकोलिक और उनकी बीवी भी मौजूद थी। जहाज़ उड़ने के बाद ये तमाम लोग डेजर्ट का लुत्फ़ लेते हुए अपने सफ़र पर रवां दवां थे और सभी इस सफ़र को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे थे। ये था तो 2 घंटे का सफ़र, जो स्टार्ट में बहुत अच्छा था, लेकिन आधे सफ़र के बाद इन सब की ज़िंदगी का ये ख़तरनाक सफ़र बन चुका था। ये जगह बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने की वजह से निकोले की वाइफ, जो पहले ही सहमी हुई थी, उन्होंने अपनी साइड के जहाज़ के पर से ऑयल की लीकेज को देखा और पहले तो उसने इसे अपना वहम समझा, लेकिन जब उन्होंने कुछ देर इस चीज़ को देखा और सूरत हाल को ख़तरा समझते हुए परेशानी से इसे अपने हस्बैंड को बताया। उनके हस्बैंड ने अपने दोस्त से बात की और जब इस चीज़ को पायलट तक पहुंचाया गया तो पायलट ने ये ज़ाहिर किया कि ये कोई बड़े ख़तरे की बात नहीं है और उसने इस ख़तरे से बचाव के लिए इंजन को बंद कर दिया। क्योंकि एक इंजन बंद कर भी दिया जाए तो इस तरह के हंगामी हालात में दूसरे इंजन से प्लेन जो है परवाज़ में रहती है, लेकिन ये इंजन बंद करना ही पायलट की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इस डेजर्ट में आग जैसी रेत और गर्म हवा की वजह से जहाज़ को फुल पावर में होना ज़रूरी था, जिसके लिए दोनों इंजन का ऑपरेट होना ज़रूरी था और इस एक इंजन को बंद करने की वजह से वो असल पावर जहाज़ को नहीं मिल रही थी। इस ही वजह से जहाज़ की परवाज़ में भी कमी आने लगी और जहाज़ की बुलंदी जो है, इस परवाज़ को कम होने से बुलंदी भी कम होने लगी और जहाज़ ज़मीन की तरफ बढ़ने लगा। इस कमी को देखकर पायलट ने कंट्रोल रूम से भी रब्ता किया, लेकिन यहाँ एक और परेशानी थी कि डेजर्ट में होने की वजह से, खुले सहराओं में होने की वजह से, वहाँ सिग्नल ना होने की वजह से रब्ता नामुमकिन हो गया। अब ये 5 जाने बचाने का वाहिद हल सिर्फ जहाज़ की लैंडिंग थी। जहाज़ को मुनासिब और सीधी जगह देखकर जहाज़ को लैंड करवाना था, लेकिन ये भी सबसे परेशान कुन सूरत हाल थी, क्योंकि जिस जगह जहाज़ ज़मीन की तरफ बढ़ रहा था और जल्दी से नीचे आ रहा था, यहाँ नीचे सिर्फ झाड़ियाँ, सहरा और चट्टानें थीं। इस वजह से सीधी जगह जो थी वो नामुमकिन थी।
اب جان بچانے کا آخری آپشن تھا جس کے تحت جہاز کو اس جھاڑیوں والی جگہ میں ہی لینڈ کیا جانا تھا۔ تو پائلٹ نے یہ خطرہ سب کو بتاتے ہوئے سب کو اپنی پوزیشن میں آنے کا کہا، اور آخرکار جہاز کو اس صحرا میں ان جھاڑیوں والی جگہ میں ہی لینڈ کروایا۔ پھر وہ ہوا جو ناقابل یقین تھا۔ یہاں سب کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ جہاز مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہوگا، کریش ہو گیا ہوگا، آگ لگنے کے بعد پھٹ گیا ہوگا اور وہ 5 کے 5 لوگ مارے جا چکے ہوں گے، لیکن نہیں، قدرتی طور پر یہاں کہانی کا رخ ہی کچھ اور تھا۔ جہاز کریش تو ہوا، لیکن وہ اس جہاز سے وہ 5 لوگ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو وہاں 2 لوگ، ایک تو لیننٹ جس کا ہاتھ جلا ہوا تھا اور دوسرا کراؤرے جس کے لنگز ڈیمیج ہونے کی وجہ سے اسے سانس لینے میں بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی، یہی کہہ لینا مناسب ہوگا کہ اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ باقی لوگوں نے مل کر اسے وہاں سے جہاز سے نکالا اور نکال کر ایک درخت کے ساتھ سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ یہی ان کی زندگی بچنے کا وقت تھا۔ جب وہ جہاز سے دور ہوئے تو جہاز سے نکلنے والے یعنی لیک ہونے والا جو آئل تھا اس نے جہاز سے آگ پکڑی اور ایک دھماکے کے ساتھ جہاز مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ لیکن وہ 5 لوگ، جن میں سے 2 لوگ کافی 60% تک زخمی تھے، سیریس طور پر ڈیمیج تھے، لیکن باقی 3 لوگ جو قدرتی طور پر جنہیں کوئی بھی سیریس چوٹ نہیں آئی تھی۔ اب اس وقت نہ تو ان کے پاس کھانے کو کچھ تھا اور نہ پینے کو، اور اسی طرح زندگی موت کی کشمکش میں وہ 2 انسان جو تھے انہیں محفوظ مقام کی بھی تلاش تھی۔ تو اسی طرح سب کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ ایک تو وہاں ڈیزرٹ کی گرمی، ٹمپریچر، آگ میں بیٹھے ہوئے، اوپر سے ڈی ہائیڈریشن اور کھانے پینے کو نہ کچھ ہونا، ہر گزرتے منٹ کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کو موت کی طرف لے جا رہا تھا۔ ہر کوئی یہاں ریسکیو آپریشن کی آس لگائے انتظار میں تھا کہ شاید ریسکیو ٹیم ہمیں ڈھونڈتی ہوئی یہاں آئے اور ہمیں کچھ ریسکیو کرے، لیکن یہاں اسی طرح آس لگائے انہیں بیٹھے 2 دن گزر گئے۔ اس کے بعد ان کے پاس پینے کے لیے جب کچھ نہ تھا تو انہوں نے درختوں اور پودوں کے پتوں پر گرنے والی اوس کو پیاس بجھانے کے لیے استعمال کیا۔ سواری والا ایک جہاز اسی دوران 2 دن گزرنے کے بعد انہیں اوپر سے اڑتا ہوا نظر آیا، تو انہیں وہ اپنے لیے ایک امید لگی، لیکن جو زیادہ دیر کے لیے نہیں تھی۔ اس جہاز کو دیکھتے ہی انہوں نے وہاں دھواں بھی کیا، آگ جلائی، ہاتھوں سے اشارے بھی کیے، لیکن سب بے سود تھا، کیونکہ اتنی بلندی پر ہونے کی وجہ سے اتنی دور سے انہیں دیکھنا ناممکن تھا۔ اس جہاز کے گزر جانے کے بعد انہیں اپنی یہ ایک امید بھی ضائع ہوتی نظر آئی، اور اب ان سب کو اپنی زندگی موت میں بدلتی ہوئی انہی صحراؤں اور جنگلوں میں دکھائی دیتی تھی۔ اب ایک خطرناک فیصلہ جو پائلٹ اور ڈائریکٹر نے کیا، لیکن ان سب لوگوں کے لیے جو ایک اچھا فیصلہ ثابت ہوا، وہ یہی فیصلہ تھا کہ صحرا سے کچھ مدد لی جائے، لیکن وہاں سے مدد تلاش کرنا بھی بہت مشکل تھا، اور اس کے علاوہ اور کوئی امید بھی نہیں تھی۔ زخمی ساتھیوں کو چھوڑ کر وہ دونوں پورا دن گھومتے رہے، لیکن یہاں نہ کچھ کھانے کو نہ پینے کو ملا، اور نہ ہی کوئی خاص پانی انہیں نظر آیا جسے پی کر اپنی حالت کو کچھ سدھارا جا سکے۔ اس طرح 3 دن گزر جانے کے بعد سب اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے، جنہیں یہاں اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ لینٹ کی اب یہ حالت تھی کہ اس کے زخموں میں کیڑے بن چکے تھے اور اس کے جسم سے سمیل آنا شروع ہو گئی تھی، اور باقی سب اپنی بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے حال ہو گئے تھے اور سب کی حالت مزید بگڑ چکی تھی۔ اسی طرح موت کا انتظار کرتے کرتے 3 سے 4 دن گزر چکے تھے، اور وہ 2 لوگ پائلٹ اور ڈائریکٹر جو کچھ ڈھونڈنے کے لیے چل رہے تھے، اسی طرح لگاتار چلتے چلتے ان کے لیے بھی یہ ایک امتحان کا لمحہ تھا، ان کی حالت بھی مزید بگڑ چکی تھی۔ اب ان میں بھی مزید سکت نہیں تھی، لیکن انہوں نے جب تک سانس چل رہی تھی اپنے اس فیصلے کو جاری رکھا، اور قدرت ان پر ایک بار مہربان ہو گئی۔ انہیں اس طرح صحراؤں میں چلتے ہوئے دور سے ایک جھونپڑی نظر آئی، جس نے ان کی ہمت کچھ اور بڑھا دی۔ وہ اس جھونپڑی کی طرف بڑھے تو انہیں وہاں ایک لڑکی ملی، جس سے سب سے پہلے انہوں نے پانی مانگا۔ انہوں نے پانی پی کر وہاں اپنی پیاس بجھائی۔ اس کے بعد جب ان کے ہوش و حواس کچھ قائم ہوئے تو انہوں نے وہاں ریڈیو کی چارجنگ کی، اور پھر اس کے بعد جب سگنل آئے تو انہوں نے کنٹرول روم سے رابطہ کیا اور ریسکیو ٹیم کو اپنی لوکیشن دی۔ اس طرح ریسکیو ٹیم جو
2 दिन पहले से उनको ढूंढ रही थी, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन का ना पता होने की वजह से वो डेजर्ट के जिस हिस्से में ये 5 लोग पड़े हुए थे, वो इससे मुखालिफ सिमत में दूसरे हिस्से में इन लोगों को ढूंढ रहे थे। तो इस तरह सिग्नल आने के बाद सही लोकेशन मिलते ही रेस्क्यू की ये टीम जो है हेलीकॉप्टर के ऊपर जल्दी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। इस तरह 6 दिन गुजर जाने के बाद वो टीम जो थी वो उस तरफ आ पहुंची और हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनते ही जो बीमार थे, जो ज़िंदगी मौत की कश्मकश में थे और अपने आप को मुर्दा समझ चुके थे, यानी ये कहना बेहतर होगा कि 90% तक वो मौत की वादी में उतर चुके थे, लेकिन हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनते ही उनकी भी जान में जान आ गई। तो सब लोग हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनते ही एकदम ऐसे हो गए जैसे फ्रेश हो गए थे। इस तरह हेलीकॉप्टर उनके पास लैंड करते ही रेस्क्यू टीम ने आते ही उन सबको अपनी हिफाजत में लिया। ज़ख्मियों को फर्स्ट एड देने के बाद फ़ौरन उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। तो दोस्तों, इस तरह उनमें से कोई भी फौत नहीं हुआ। वो 5 के 5 लोग त्यारा तबाह होने के बावजूद भी ज़िंदा बचा लिए गए। जो ज़ख्मी हालत में थे उन्हें बाद में कुछ अरसा तो लगा अपने ज़ख्मों को ठीक करते हुए, लेकिन जो पायलट था वो इस सब के बाद अपनी ड्यूटी सरअंजाम देते हुए इसके तकरीबन 1 साल के बाद वो इस तरह एक और जहाज़ के हादसे में अपनी जान गंवा बैठा। लेकिन ये थी एक हिस्ट्री कि किस तरह साउथ अफ्रीका के सहराओं में टूर की नीयत से जाने वाला ये जहाज़, जिसे क्रैश होने के बाद भी उसमें मौजूद तमाम जानों को ज़िंदा बचा लिया गया, जहां सब कुछ नामुमकिन नज़र आ रहा था। तो दोस्तों, ये थी हिस्ट्री जो हम आप लोगों तक लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूँ ग्लोबल नेटिव की ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय दीजिएगा और अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। ज़रूर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, वस्सलाम।